नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से। लुसेंट के इतिहास का यह दूसरा वीडियो होगा। हम लोग का लक्ष्य है कि लुसेंट को आसान भाषा में और जो याद करने योग्य हैं, जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, उसी को हम लोग याद करें और देखें। यह विशेष करके उन लोगों के लिए फायदेमंद वीडियो है जो जिनसे लुसेंट याद नहीं होता है। वो बार बार वीडियो देखेंगे और अपने बुक को क्या करेंगे, जो हम बोलेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको हाईलाइट कर लेंगे। जब हाईलाइट कर लेंगे तो उसको उसी को याद करेंगे तो ज़्यादा उनके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। ठीक है, तो अब क्या हुआ, बंगाल जो था उस समय सबसे आपको आर्थिक रूप से संपन्न राज्य था, और संपन्न राज्य था तो अंग्रेजों की नज़र इस पर थी। और क्या था कि यहाँ से व्यापार भी होता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ पे अपना प्रभुत्व जमाना स्थापित कर दिया। ठीक, आगे चल के तो सबसे पहले क्या होता है देखते हैं कि आपको इसमें 3 लाइन है। एक लाइन है आपको मुगल साम्राज्य का के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। कोई आवश्यकता नहीं है, इसका नहीं पूछे जाएंगे, उसको छोड़ सकते हैं। आप लाइन को याद एक बार देख लीजिए तो याद हो जाएगा, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा लाइन है मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है पॉइंट वो आपको VBI है। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। लाइन है आपको मुर्शिद कुली खां जो थे ने अपनी राजधानी आपको ढाका से कहाँ स्थापित किया, तो मुर्शिदाबाद। ढाका से कहाँ ले गए, मुर्शिदाबाद। ठीक है, आपको बंगाल राज का स्थापना इन्होंने ही किया था, याद रखिएगा। स्वतंत्र रूप से नहीं, लेकिन मुगल वंश के शासकों के अधीन ही आपको बंगाल राज्य का स्थापना किया था। तो बंगाल राज्य का स्थापना कौन किया, तो मुर्शिद कुली खां। ठीक है, मुर्शिद कुली खां, ये आपको लाइन इंपॉर्टेंट है। और राजधानी कहाँ से कहाँ ले गए, ढाका से मुर्शिदाबाद। बस बाकी सब इजदारी प्रथा का भी कोई गरज नहीं है आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। हम PCS और UPSC की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, PCS तक हो सकता है लेकिन UPSC के लिए नहीं बोल रहे हैं। केवल लोकल एग्जाम जो होते हैं, जनरल कंपटीशन जो होते हैं, रेलवे हुआ, SSC हुआ, या बिहार पुलिस हुआ, या यूपी पुलिस हुआ, MP पुलिस हुआ, जो भी पुलिस हुआ उस सब में काम आएगा। तो जो बोलेंगे उसी को आप लोग याद कीजिएगा। आपको 95% संभावना यहीं से बनेगी प्रश्न पूछने की। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। आपको नेक्स्ट दूसरा लाइन जो है वो है आपको 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में। कौन सा युद्ध, तो गिरिया का युद्ध हुआ। गिरिया के युद्ध में आपको मुर्शिद कुली खां के जो उत्तराधिकारी थे सुहाउद्दीन, ठीक है, उनको क्या किया, अलवर्दी खां सुहाउद्दीन के पुत्र सरफराज खां, जो आपको मुर्शिद कुली खां के वंश के ही थे, उनको मार के अलवर्दी खां ने बंगाल का शासन हथिया लिया। और ये पूर्ण रूप से मुगलों के अधीन न रहते हुए स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा क्या, मुर्शिद कुली खां जो थे वो आपको बंगाल का स्थापना किया था, राज्य का नवाब को थी, लेकिन स्वतंत्र रूप से कौन किया था, तो अलवर्दी खां। ठीक है, और गिरिया की युद्ध याद रखना होगा तो कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। गिरिया का युद्ध बंगाल के शासन समित है, बस इतना पूछा जाएगा। डे टू डे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं आपको इन्हीं के शासनकाल में क्या था, बंगाल जो था वो आपको समृद्धशाली बना, क्योंकि व्यापार बहुत अधिक होने लगा था। इसीलिए भारत को इनके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ण कहा जाने लगा, याद कर सकते हैं। ठीक है, और ये मस्ट VBI लाइन है। आगे हम जो बोलेंगे वो इसका उत्तराधिकारी जो था वो कौन था, सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला। कौन से क्वेश्चन पूछे चाहे नहीं पूछे, ये क्वेश्चन पूछता है कि सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे, तो ये नवाब थे आपको बंगाल के। कहाँ के, बंगाल के। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये लाइन जो है, ब्लैक होल ट्रेजेडी, काल कोठरी की तरहदर्शी, कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ब्लैक होल क्या था, सिराजुद्दौला साहब ने
क्या किया, कुछ अंग्रेज अधिकारी लोगों को और उनके साथी लोगों को, सैनिक को एक बंद कमरा में बंद कर दिया। कुछ घटना घटी थी बंगाल में, उतना चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, बस इतना रखिए कि बंगाल में क्या हुआ था कि आपको एक कमरा में, तो अपने दुश्मनी का बदला लेने के लिए झड़प हुआ था। उसको जानने की जरूरत नहीं है कहानी, हम लोग शॉर्ट में देखेंगे वीडियो। तो कालकोठरी की तरदस्ती के अंतर्गत सिराजुद्दौला ने कुछ अंग्रेजों को एक ही कोठरी में बंद कर दिया और दम घुटने से अधिकांश अंग्रेज उसमें से मर गए, बहुत कम ही बचे थे। उसी को हम लोग ब्लैक होल की घटना कहेंगे, जो 56 में था। ब्लैक होल की घटना किन से समय था, आपको इतिहास वाली, तो आपको सिराजुद्दौला पूछे जाते हैं एग्जाम में कभी कभी। इसको हिंदी में काल कोठरी की त्रयोदशी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम इसमें कहानी है, उसको देख लीजिए एक बार। आपको क्या था, कालकोठरी की तरह से नामक घटना घटी। इस घटना के रचयिता चिड हालवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। कोई जरूरत नहीं कौन कितना व्यक्ति था, कौन कुछ जरूरत नहीं है, बस ब्लैक होल या काल कोठरी की तरह बंगाल से संबंधित है, जो सिराजुद्दौला के द्वारा एक अंग्रेज लोग को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, तनाव बढ़ गया अंग्रेजों के और बंगाल के नवाब के बीच में। तनाव बढ़ने के कारण क्या हुआ कि दोनों के बीच में युद्ध हुआ, बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में। जिस युद्ध को क्या नाम देते हैं हम लोग, प्लासी का युद्ध। मोस्ट वीवीआई, जितना वीवीआई कर लीजिए उतना वीवीआई याद रखिएगा जरूर। प्लासी का युद्ध, आपको डेट बस 1757, कौन जून को, 23 जून 24 जून, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, 1757 ईस्वी को हुआ था। इसमें अंग्रेज के सेनापति कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव। एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव आगे चल के बंगाल के गवर्नर जनरल भी बने हैं, ठीक। और बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला। कौन थे, सिराजुद्दौला, ठीक है। आज सिराजुद्दौला के सेनापति कौन थे, मीर जाफर, याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, अंग्रेजों का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और आपको बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, ठीक। और सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने धोखा दिया, जिसके कारण सिराजुद्दौला युद्ध हार गया, अंग्रेजों की विजयी हो गई। और बाद में सिराजुद्दौला के पुत्र ने क्या किया कि मिरर ने आपको इसको मार दिया। सॉरी, सिराजुद्दौला को मीर जाफर के पुत्र जिनका नाम मिरन था, उसने सिराजुद्दौला को मार दिया, ठीक है। आगे क्या हुआ, अंग्रेज इस युद्ध में विजयी हुए, इस लाइन को याद रखिएगा। चलिए आगे इस युद्ध में क्या हुआ, विजयी हुए। और विजयी होने के बाद में अंग्रेजों ने क्या किया कि मीर जाफर को, जो सेनापति था, उसको आपको बना दिया नवाब, ठीक, नवाब बना दिया। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, मीर जाफर जो था अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं कर पाया, तो उसको हटा के मीर कासिम को नवाब बनाया गया, ठीक है। मीर कासिम को नवाब बनाया गया, लेकिन मीर कासिम जो था थोड़ा उग्र प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसने अंग्रेजों के प्रभाव को कम करने के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे टकसाल डालने के कारखाना हटाया, आपका सत्याग्रह का स्थापना किया, ये सब, ठीक है, घटना है। और क्या किया इम्पोर्टेंट काम कि जो आपको मुर्शिद कुली खां जो राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद लाए थे, उसको इसने क्या किया कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर ला दिया, क्योंकि बंगाल में अंग्रेजों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था। तो मुंगेर में आपको बिहार में इस राजधानी को स्थापित कर दिया। ये आपको इम्पोर्टेंट है, इस लाइन को याद रखिएगा जरूर। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें शॉर्ट नोट में दे दिया याद करने के लिए, बंगाल की राजधानी ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर, ठीक। अब आगे क्या हुआ कि तनाव बहुत अधिक बढ़ गया मीर कासिम के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। तो एक और युद्ध होती है। इस युद्ध में क्या हुआ कि आपको अंग्रेज एक तरफ और भारत के तीन शक्तियाँ, एक तो आपको अवध के नवाब सुजाउद्दौला, ठीक है। अवध के नवाब कौन है, सुजाउद्दौला। अवध के नवाब कौन है, तो सुजाउद्दौला। और बंगाल के नवाब कौन थे प्लासी युद्ध में, सिराजुद्दौला। नाम में डिफरेंस है, याद रखिएगा, मस्ट भी ये नाम है दोनों,
ठीक है। और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय मस्ट मस्ट भी है, ठीक है। और उसके बाद आपको मीर कासिम, ये 3 व्यक्ति थे अंग्रेजों के विरुद्ध में युद्ध करने वाले। किस युद्ध में? तो बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में भी क्या हुआ, अंग्रेज विजय हुए, ठीक है। अंग्रेज विजय हुए और इस समय जो था अंग्रेजों के सेनापति था वो कौन था, हेक्टर मुंडो, मस्ट भी है, जितना याद कर लीजिए ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति हेक्टर मुंडो, और आपको प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति कौन थे, तो आपको रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या हुआ, ये हो गया घटना। बाकी बहुत सारे काम हुआ है, इलाहाबाद की संधि हुई है, ठीक है। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में ही हुई थी, इस बात को याद रखिएगा। आपको युद्ध हारने के बाद में शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला ने अलग अलग 2 संधियाँ इलाहाबाद में की थी अंग्रेजों के साथ में। तो इलाहाबाद की संधियाँ बक्सर युद्ध के बाद में हुआ था, कहाँ पे, तो इलाहाबाद में। किन के बीच में, तो अंग्रेज, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में। मतलब शुजाउद्दौला अंग्रेजों ने एक बार संधि किया, फिर शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों ने संधि किया, याद रखिएगा, ठीक। चलिए उसके बाद हम आते हैं अंग्रेज के मैसूर से संबंध। अंग्रेजों के मैसूर से बंगाल की घटना देख ली, बंगाल में उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया। यहाँ पे दोस्तों 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पूर्ण रूप से अंग्रेजों की सत्ता कब शुरू हुई, तो बक्सर के युद्ध के बाद में। शुरुआत कहाँ से हो गई, तो प्लासी के युद्ध से, याद रखिएगा, ठीक है। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, उसके बाद दीवानी अधिकार मिला, सन अधिकार मिल गया, दया शासन का शुरुआत हो गया था बंगाल में। ये नहीं दिया इल्यूशन पर, लेकिन याद रखिएगा, कहीं लिखना होगा तो लिख दीजिएगा कि इलाहाबाद की संधि के बाद से ही बंगाल में दया शासन की शुरुआत हो गई, ठीक। चलिए अब अंग्रेजों के साथ मैसूर का संबंध, अब अंग्रेजों के साथ मैसूर का संबंध भी देखते हैं। तो मैसूर में जो थे उस समय राजा अलग थे, उस समय जो मैसूर के राजा थे वो थे हैदर अली, ठीक है। मैसूर के शासक कौन थे, हैदर अली। और अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में युद्ध होते हैं, 2 युद्ध होते हैं। प्रथम तो हैदर अली जीत लेते हैं और दूसरे में पराजित हो जाते हैं, पराजित नहीं होते हैं, मतलब युद्ध को क्या किया जाता है, युद्ध विराम की संधि होती है, ठीक है। और द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के बीच में ही क्या होता है, ये हैदर अली मारे जाते हैं, मतलब मर जाते हैं बीमारी से 1782 ईस्वी में। और युद्ध को नेतृत्व कौन किया, तो उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने किया, ठीक है, याद रखिएगा। तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुए उसको आंगल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। और 3 और युद्ध हुए हैं, आंगल कर्नाटक युद्ध, ठीक है, वो अलग है, और ये आंगल मैसूर युद्ध है। चलिए हैदर अली आपको 1782 में मर गए द्वितीय मैसूर आंगल युद्ध के दौरान, और हैदर अली जो थे मैसूर के शासक थे, इतना याद रखिएगा। और हैदर अली का ये आपको 1761 सन याद करने की जरूरत नहीं है कि कब शासक बने, उसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और हैदर अली जो थे के उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान जो थे, आपको अपनी राजधानी को क्या किया, चेंज किया, कहाँ पे ले गए, श्रीरंगपट्टनम में ले गए, अपनी राजधानी बनाई, और ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई। और टीपू सुल्तान जो थे श्रीरंगपट्टनम में क्या किया, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, क्या किया, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। और आपको जैकोबिन क्लब की स्थापना की। ये क्या है, फ्रांस क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। फ्रांस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारा की नारा दिया गया था, ठीक है। वही क्रांति से क्या थे, टीपू सुल्तान प्रभावित थे। और क्या किया गया, फ्रांस में जैकोबिन क्लब था, तो भारत में भी टीपू सुल्तान ने स्थापित कर दिया। और वहाँ पे भी जहाँ जहाँ फ्रांसीसी सेना जाती थी, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाती थी। कहने का मतलब है सबको स्वतंत्रता दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा, उग्रवाद की भावना आएगी, ठीक है। उसी से प्रेरित होकर क्या किया कि टीपू सुल्तान ने अपने क्या किया, राजधानी जो था श्रीरंगपट्टनम, वहाँ पे स्वतंत्रता का वृक्ष लगवा दिया और जैकोबिन के क्लब का स्थापना किया। क्या है जैकोबिन क्लब, पता चल गया। हम लोग शुरू में थे, जब हम लोग को एग्जाम के लिए सोचते थे कि लुसेंट याद करना चाहिए, तो इसको आँख खोल के रट जाते थे सबको, डेट वोट, मतलब जो भी नाम है वो लाइन बाय लाइन सोचते थे कि जिसको लाइन बाय लाइन लुसेंट याद होगा वो महान आदमी है, उसको कोई एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, लाइन बाय लाइन याद करने से कोई फायदा नहीं है। जो पूछता है वही याद कीजिए, ये जरूरी है। और याद करना आसान है इसको, ठीक है, याद करना, समझ के याद करना आसान है। अब डेट लाइन बाय लाइन याद कीजिएगा तो वैसे याद कभी नहीं रहेंगे, ठीक है।
5-6 साल से हम लोग मतलब लुसेंट नहीं पढ़े, बहुत सारे बुक पढ़े हैं, इतिहास से संबंधित 4-5-7 बुक। हम केवल लुसेंट इसलिए बता रहे हैं आप लोग को कि बहुत सारे बच्चे लुसेंट को फॉलो करते हैं, एग्ज़ाम भी पास करते हैं, लेकिन कैसे पढ़े, कितना पढ़े, क्या पढ़े नहीं पता रहता है। मेहनत ज़्यादा करते हैं और रिजल्ट कम आता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए हम ये सीरीज चला रहे हैं। आशा है कि इस सीरीज को हम लोग समाप्त भी करेंगे। ठीक है, समाप्त भी करेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हमें भी सपोर्ट मिले, हमें भी उत्साह मिले, और लाइक कीजिए ताकि हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब क्या हुआ, अंग्रेज़ों और आपको मैसूर के राजा टीपू सुल्तान और हैदर अली के बीच में 4 युद्ध होते हैं। 4 युद्ध होते हैं, 2 युद्ध होते हैं, उसमें आपको टीपू सुल्तान के पिताजी हैदर अली जिंदा थे। ठीक है, हैदर अली क्या थे, जिंदा थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध डेट याद रखिएगा, यहाँ पे पूछे जाएंगे 1767 से लेके 69 तक। ठीक है, और दूसरा था आपको 1780 से 84 तक, याद रखिएगा। ये संधि भी पूछे जाते हैं कि किस संधि के द्वारा खत्म हुआ था। गवर्नर जनरल कौन था वो जरूरी नहीं है। ठीक है, हमको टर्म वाइज काल वाइज देखेंगे तो वहाँ पे याद रखिएगा, बस इसका डेट याद रखिएगा। गवर्नर जनरल की रखने की याद नहीं है, वो आगे जब हम गवर्नर जनरल के बारे में बताएंगे तो कौन कब आया तो वहाँ से जोड़ के इसको याद कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं वो 1790 से 92 के बीच में होते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो होते हैं युद्ध जो होते हैं वो तो 1799 में होते हैं। तो 2 युद्ध, प्रथम 2 युद्ध थे उसके समय आपको हैदर अली जिंदा थे, लेकिन उसके बाद बीच में ही मर गए, और 2 युद्ध का नेतृत्व टीपू सुल्तान की भी किया, और चौथे युद्ध में खुद मर गए। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। टीपू सुल्तान जो था वो आपको क्या, अपने राजधानी जो था, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम, कहाँ, तो श्रीरंगपट्टनम में युद्ध करते हुए मारे गए 1799। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी समय चतुर्थ आंग्ल युद्ध समाप्त होते हैं, तो ये सन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टीपू सुल्तान को हम लोग शेर मैसूर के नाम से भी जानते हैं। टीपू सुल्तान जो थे अपने राशि झंडे पर शेर का तस्वीर यूज करते थे। ठीक है, अपने राशि झंडे पर शेर का तस्वीर यूज करते थे। ठीक, उसके साथ पीछे हम बता चुके हैं वेदरा का युद्ध और वांडीवास का युद्ध। वेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेज और किसके बीच, तो डचों के बीच। डच मतलब नीदरलैंड, मतलब हालैंड, 3 नाम है, डच, नीदरलैंड, हालैंड। ठीक है, 1759 मतलब 59, 1759 ईस्वी में, और 1760 ईस्वी में क्या हुआ, वांडीवास का युद्ध हुआ अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, और यहाँ पे फ्रांसीसी को बुरी तरह पराजित हुआ। तो कभी कभी पूछ लेता है कि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन किया था, तो कैप्टन लाली किए थे। कौन किया था, लाली। ठीक है, और अंग्रेज जो थे वो आयरकुट थे उस समय उनके लीडर। ठीक, चलिए याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ पे 4 युद्ध होते हैं जिसमें 3 तो संधि से समाप्त हुआ था, चौथा युद्ध में खुद मारे गए, अंग्रेज ने कब्जा कर लिया मैसूर पे। तो 4 युद्ध में 3 संधियाँ हुई है। कौन कौन संधियाँ हुई है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये संधि जो थी, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि कौन थी, मद्रास की संधि। युद्ध की समाप्ति जब हुआ था 1769 ईस्वी में, तो उसी समय हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये जो संधि था आपको मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब देखिए, प्रथम मैसूर के शासक थे तो मैसूर की संधि हुई है। द्वितीय में राजधानी थे इनका, तो मंगलोर में हुआ। और तृतीय में क्या हुआ था कि राजधानी बदल गया, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बना दिया द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, तो वहाँ पे संधि हुआ था, इसीलिए इसको श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 3 बात है, याद रखिएगा क्यों हुआ संधि यहाँ पे, तो आपको बता दिए। और श्रीरंगपट्टनम में ही स्वतंत्रता का वृक्ष लगाए थे टीपू सुल्तान, और जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था। क्या है बता दिए हैं। चलिए अब हम आते हैं, आपको मैसूर के साथ जो था अंग्रेजों की मतलब जो भी संबंध था, इंपॉर्टेंट चीज़ था, उसको हम लोग कर दिए लुसेंट में जो दिया था वो। ठीक, जितना बताए हैं उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा।
बाकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपको बोले हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दीजिए, याद नहीं कीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। और जो बोल रहे हैं कि मोस्ट वीवीआई है उसको ज़रूर याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिख एवं अंग्रेज। ठीक है, सिख और अंग्रेज। चलिए सिख अंग्रेज, तो सिख जो थे आपको रिसेंट में थोड़ा पीछे से दे दिया है, प्रथम गुरु से लेके 10 गुरु तक दिया है, और अंग्रेजों के साथ सिख का संबंध थोड़ा सा दिया है, तो उसको हम लोग देखते चल रहे हैं पूरा। ठीक, इससे आपको सिख से भी जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको पकड़ा जाएगा। ठीक, तो क्या है हम लोग देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक था सिख संप्रदाय जो था उसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है, तो गुरु नानक देव को। ये प्रथम गुरु भी थे। ठीक है, प्रथम गुरु भी थे। इन्हीं के अनुयायी जो थे वो सिख कहलाए। ठीक है, इन्हीं के अनुयायी क्या कहलाए, सिख कहलाए। गुरु नानक देव जो थे उनकी मृत्यु आपको 1538 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1538 ईस्वी में। कब हुई थी, 1538 ईस्वी में। आपको इस समय भारत पर मुगलों का राज हो गया था। 1526 से लेकर 30 तक बाबर, और 30 से लेकर आपको 40 तक बीच में गायब रहे। उसके बाद फिर आए, युद्ध हुआ, जीते, मरे। तो आपको 30 से 40 और 26 से 30 तक, मतलब 1526 से 30 तक आपको हुमायूं और बाबर का शासनकाल रहा। उसी बीच आपको गुरु नानक देव पंजाब में प्रसिद्ध हुए। तो आप गुरु नानक देव जो थे उन किनके समकालीन थे, तो आपको हुमायूं और बाबर के। शेरशाह सूरी के समय के लिए नहीं, कैसे, तो शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 45 तक शासन किए हैं। उस समय तक इनकी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए अगर पूछे क्वेश्चन कि गुरु नानक देव किनके समकालीन थे, तो बाबर और हुमायूं के समकालीन पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट याद हाईलाइट कर लीजिए, याद रखिएगा। सिख संप्रदाय का स्थापना कौन किया था, गुरु नानक देव प्रथम गुरु थे। ठीक, इनको अनुयायी क्या कहला, सिख कहला, ये जरूरी है, हो गया। ये बच्चा बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, ये लाइन जो है याद रखिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो लाइन है, गुरु के ने लंगर, गुरु नानक ने गुरु का लंगर, मतलब लंगर माने साथ में बैठ के खाना खाना, जो निःशुल्क भोजनालय अभी भी गुरुद्वारा में चलता है, पटना हर मंदिर साहिबा में है। ठीक है, चलिए तो इसको याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत कौन किया था। इसकी शुरुआत आपको गुरु नानक देव ही किया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सन 56 में 1496 में उनको ज्ञान प्राप्ति हो, कोई जरूरत नहीं है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क भोजनालय की स्थापना किया, वो अभी भी चल रहा है। ठीक, और इन्होंने क्या किया, संगत मतलब धर्मशाला का स्थापना किया, वहाँ बैठ के कीर्तन गाते हैं लोग, अब पंगत में खाते हैं लोग। ठीक है, तो संगत और पंगत की स्थापना गुरु नानक ने किया था। तो ये दोनों लाइन याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे हम देखेंगे। गुरु नानक देव की मृत्यु जो होती है हो जाती है 1538 ईस्वी में। डेट याद रख सकते हैं, जरूर भी नहीं, लेकिन कहाँ होती है, ये आपको करतारपुर साहिबा। अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में करतारपुर कॉरिडोर की स्थापना हुआ था। क्या स्थापना हुआ है, करतारपुर कॉरिडोर की स्थापना हुआ है। ठीक, तो आपको वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी, जो पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं आपको, गुरु अंगद जो थे सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु अंगद जो थे सिखों के दूसरे गुरु थे। ये लाइन याद रखिएगा। गुरु अंगद जो थे सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका बचपन का नाम लहना था, पूछता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सिखों के दूसरे गुरु तो गुरु अंगद, कब से कब कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अंगद, और आपको लाहना जो था इनका बचपन का नाम था। इन्होंने क्या किया, लंगर व्यवस्था को क्या किया, अस्थाई बना दिया। अस्थाई बना दिया, याद रखिएगा लोग। ठीक, लंगर व्यवस्था को इन्होंने क्या किया, अस्थाई बना दिया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। गुरुमुखी लिपि का आरंभ अंगद ने किया था। कौन किए थे, गुरु अंगद ने ही किए थे, तो याद रखिएगा। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि, मोस्ट भी है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ कौन किया है, तो गुरु अंगद ने। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। सिखों के तीसरे गुरु जो थे अमरदास थे। सन का कोई जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए सिखों के तीसरे गुरु कौन थे, तो गुरु अमरदास। नेक्स्ट आते हैं। गुरु अमरदास ने अनेकों ऐसे काम किए जो हिंदुओं से पृथक थे, जैसे विवाह पत्ति लॉन का स्थापना किया, याद रखिएगा। विवाह पत्ति, हिंदुओं से अलग विवाह पत्ति की स्थापना कौन से गुरु किए थे, तो अमरदास ने, जो तीसरे गुरु थे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। आपको इम्पोर्टेंट 2 लाइनें छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो है आपको रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। रामदास जी जो थे वो सिखों के चौथे गुरु थे। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया कि अमृतसर नामक नगर की स्थापना की। रामदास ने ही अमृतसर नगर की स्थापना की, याद रखिए। गुरु रामदास ने
अमृतसर नामक नगर की स्थापना की, जलाशय की भी स्थापना की वहीं पे है, मंदिर भी है, स्वर्ण मंदिर। ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा। बीच में बहुत सारी कहानी है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू का है याद करने की। नेक्स्ट आते हैं, गुरु अमर रामदास जी थे, इन्हीं के पुत्र जो थे अर्जुन देव गुरु बने। तो पांचवें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, याद रखिएगा, मोस्ट मोस्ट भी यही है। ठीक है, अंगद गुरु नानक के बाद जो इम्पोर्टेंट गुरु है वो है अर्जुन देव। ये प्रथम गुरु जो थे वो आपको इनके पिता गुरु रहे, नहीं तो बाकी सब दूसरे दूसरे कोई को गुरु बनाते थे, लेकिन इन्होंने रामदास ने क्या किया, अपने पुत्र को ही गुरु पद दे दिया, तो उसको पैतृक बना दिया। तो गुरु पद को पैतृक किसने बनाया? तो आपको किसने बनाया? तो रामदास ने बनाया। किसने बनाया? तो रामदास ने, याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, जो पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। ठीक है, इन्हीं के समय पैतृक गुरु पद शुरू हुआ, इनको प्रथम बार बनाया गया था। इन्होंने क्या किया? आदि ग्रंथ नामक ग्रंथ की रचना की। इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसमें आपको गीत और प्रार्थना है, ये सब हम लोग जैसे प्रार्थना करते हैं वैसे ही उन लोगों में भी प्रार्थना होता है। तो गुरु अर्जुन देव जो थे उन्होंने किया था आदि ग्रंथ की रचना की थी, जो प्रार्थना और गीत इसमें है। ठीक, गुरु ग्रंथ साहिबा जो है, मतलब गुरु ग्रंथ साहिबा यानी आदि ग्रंथ के एक और नाम गुरु ग्रंथ साहिबा। ठीक है, इसका आपको क्या क्या मिलता है इसमें? तो आपको कबीर दास की वाणी मिलती है, रामदेव जो आपको असम में प्रसिद्ध शंकर जी के भक्त थे, रैदास जो कृष्ण जी के भक्त थे बंगाल में, इनकी भी रचनाएं इसमें मिलती है। ठीक, तो गुरु ग्रंथ साहिबा या आदि ग्रंथ में कबीर, नामदेव जो असम में शिव जी के भक्त थे, और रैदास जो आपको कृष्ण जी के भक्त थे, तीनों की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिबा या आदि ग्रंथ में मिलती है। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिएगा लोग। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब, मतलब अमृतसर राज की स्थापना किसने किया था? रामदास ने। ठीक है, और हरमंद साहब की रचना किसने किया था, स्थापना किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। ठीक, चलिए, और क्या हुआ, गुरु अर्जुन देव जो थे उन्होंने आपको राजकुमार खुसरो जो अकबर के बेटा थे उनको सहायता दिया, अकबर के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था। उसी कारण से जो थे गुरु राजकुमार खुसरो जो थे वो जागीर के पुत्र थे, और अकबर की मृत्यु के बाद में इन्होंने क्या किया, राजकुमार खुसरो विद्रोह कर दिए अपने पिता के विरुद्ध में, और इनका आपको आशीर्वाद दिए थे, आके प्रणाम उनाम किए थे। तो गुरु अर्जुन देव इनको आशीर्वाद दिए थे कि विजय हो। उसी के कारण से जहांगीर ने क्या किया, विद्रोह को दबाने के बाद में अर्जुन देव को मरवा दिया। ठीक, अब इससे क्या हुआ कि छठे गुरु जो हुए हरगोविंद साहब, वो गुस्सा हो गए और सिख लोगों को भी बोला कि हम लोग भी लड़ा जाए, हम लोग के पास भी सैनिक होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सैन्य संगठन की स्थापना किया। मोस्ट याद रखिएगा, तो सैन्य संगठन का स्थापना कौन किया? तो गुरु गोविंद सिंह। कौन किया? गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, और अकाल तख्त नामक संस्था की स्थापना इसने किया, जो ईश्वर के शासन के नाम से जाना जाता है। तो सैन्य संगठन बनाया, अकाल तख्त के यहाँ ईश्वर के शासन का स्थापना किया गुरु हरगोविंद सिंह। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये आपको तलवार बांध के चलते, मतलब सैनिक जैसा बिहेव करते थे। ठीक, अमृतसर की किलेबंदी भी कर दी, तलवार बांध के भी चलते थे। और इसके बाद इनके बाद जो गुरु हुए, सातवें गुरु हर्राय हुए, बस ज़्यादा इसमें जरूरत नहीं है। आठवें गुरु जो थे हरिकिशन सिंह हुए। ठीक है, कौन हुए? हरिकिशन सिंह। इनकी मृत्यु आपको चेचक नामक बीमारी से हो गई, बस ये इतना याद रखिएगा। ठीक है, और गुरु पद के बारे में इन्होंने औरंगजेब को जाके समझाया था दिल्ली में। ठीक, चलिए नौवें गुरु जो थे तेग बहादुर, मोस्ट बीवी है तेग बहादुर। ठीक है, मोस्ट बीवी है। इनको क्या हुआ, औरंगजेब ने मरवा दिया। क्यों मरवाया? इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण इनको मरवा दिया। ठीक, चलिए कहाँ मरवाया कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया, बस इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के लिए। कहाँ मरवाया था वो सब जरूरत नहीं है। ठीक, 10वें गुरु जो थे मोस्ट बीवी हैं। 10वें गुरु गोविंद सिंह, जन्म आपको 1675 ईस्वी में, मृत्यु 1708 ईस्वी में, इतना याद रखिएगा लोग। ठीक, जन्म कहाँ हुआ था? आपको जन्म जो हुआ था, 10वें गुरु जो थे वो
1775 से 1708 तक रहे, लेकिन इनका जन्म जो हुआ था 1666 ईस्वी में हुआ था पटना में। इनके पिताजी जो थे तेग बहादुर बंगाल जा रहे थे अपने माता के साथ, मतलब अपने पत्नी के साथ, तो आपको पटना में ही इनका गुरु गोविंद सिंह का जन्म हो गया। ठीक, तो गुरु गोविंद सिंह जो थे अपने आप को सच्चा बादशाह कहते थे। मोस्ट भी गुरु गोविंद सिंह जो थे अपने आप को सच्चा बादशाह कहते थे। इन्होंने सिखों के लिए 5 आकार, जितने लाइन है इंपॉर्टेंट रखिएगा, ठीक है। आकार अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कच्छा, काड़ा रखने की अनुमति दी गई, ठीक है। कृपान मैंने चाकू। चलिए, और इन्होंने क्या किया कि सिखों के अंत में जो भी नाम होगा उसके अंत में सिंह जोड़ने की प्रथा का प्रचलन किया। और इन्होंने बोला कि अब गुरुपद नहीं रहेगा, ठीक। गुरुपद के स्थान पर उन्होंने क्या किया, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में क्या किया था, जफरनामा की रचना की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा लोग। चलिए, इनके 2 पुत्रों को, नाम क्या है कोई ज़रूरत नहीं है, 2 पुत्रों को आपको औरंगजेब ने दीवार में चिनवा दिया था, बस इतना याद रखिएगा। 2 पुत्रों को लिख लीजिए, 2 पुत्रों को औरंगजेब ने दीवार में चिनवा दिया था, नाम याद रखिएगा। सरदेन सिंह ने चिनवाया, कौन चिनवाया, कोई ज़रूरत नहीं है इसका, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग बैसाखी के दिन, मतलब 1799 मोस्ट डेट है, 1799 ईस्वी में ही बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मोस्ट भी है खालसा पंथ की स्थापना, ठीक है। साथ में पाहुल प्राणी की भी शुरुआत किया था, याद रखिए। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब हुआ था, 1799 ईस्वी में। किसने किए थे, गुरु गोविंद सिंह ने। मोस्ट में भी आई, पाहुल प्राणी की शुरुआत भी इसने किया था, बस इतने याद रखिएगा। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ, जो आदि ग्रंथ थे, ठीक है, जिसको अर्जुन देव ने रचना किया था, इन्होंने क्या किया, गुरुवाणी का रूप दिया। बोला कि अब यही आपको गुरुवाणी का कार्य करेगा, ठीक है। सिखों गुरु का काम करेगा, अब गुरु नहीं होंगे। तो अंतिम गुरु गोविंद सिंह हुए। इसके बाद इनके बाद गुरु का पद समाप्त हो गया, ठीक। इनके बाद क्या हुआ, गुरु का पद समाप्त हुआ। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में आपको कर दी गई, बस इतना याद रखिए। कौन किया था कोई जरूरत नहीं, हत्या कर दी गई। और इनके बाद में गुरु जो थे, मतलब गुरु पद समाप्त हो गया। तब जो इम्पोर्टेंट सिख जो हुए, जो सिख साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया था, उनका नाम था बंदा बहादुर। इनका बचपन का नाम लक्ष्मण दास, बस इतना ही याद रखिएगा। गुरु बंदा बहादुर जो थे, इनकी हत्या फर्रुखसियर ने क्या किया, करवा दिया था। बांदा बहादुर की पर एक फिल्म आने वाली है, शायद अभी आई नहीं है, ठीक है। तो बांदा बहादुर की हत्या गुरु फर्रुखसियर ने करवा दिया था, ठीक है। कहाँ कर रहा था कोई ज़रूरत नहीं है, कब कर रहा था वो भी ज़रूरत नहीं है। चलिए, कौन कह रहा था बांदा बहादुर कहते हैं, तो फर्रुखसियर है, बस, ठीक। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रंजीत सिंह। क्या इंपॉर्टेंट है, तो रंजीत सिंह जो थे, आपको जन्म 1780 में, सुकरचकिया मिसल मोस्ट ईस्वी में BBI के मुखिया महासिंह, इनके पिता का नाम है, हुआ था। मतलब गुरु रंजीत सिंह का जन्म सुकरचकिया मिसल के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। इसके पिता का नाम, कोई इनके पिता का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 1798-99 में रणजीत सिंह जो थे शासक बने लाहौर का, ठीक। उसके बाद मोस्ट BBI 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेडकॉफ, उस समय मेडकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में संधि हुई थी, अमृतसर की संधि। कौन सी संधि, अमृतसर के बीच में। किसके बीच में, मेडकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में कब 1809 ईस्वी में हुआ था, ठीक। चलिए, कौन सी संधि, तो अमृतसर की संधि, ठीक, याद रखिएगा। और इसके बाद में आपको कौन क्या थे, कौन सा सूबे थे, याद की जरूरत नहीं है, दोनों ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, रणजीत सिंह की मृत्यु आपको 1839 ईस्वी में हो गई थी, इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों और सिखों के बीच में 2 युद्ध हुए हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में, याद रखिएगा। बाकी सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है आपको लॉर्ड डलहौजी ने आपको 1849 ईस्वी में 49 ईस्वी में 2 युद्ध हुए हैं, उसका दोनों में सिख लोगों की पराजय हुई है। के बाद आपको संपूर्ण पंजाब को अंग्रेजी राज में विलय कर लिया और दिलीप सिंह को पढ़ने के लिए 500 पाउंड की वार्षिक पेंशन देके आपको इंग्लैंड भेज दिया। और यहीं पे क्या हुआ, सिख लोगों से
आपको कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को प्राप्त हुआ, जो अभी भी ब्रिटिश महारानी के ताज में रहता है। ठीक है, तो कोहिनूर हीरा अंग्रेजों को किससे प्राप्त हुआ था? महारानी विक्टोरिया से, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो आज हम लोग आपको क्या किए कि इतना सारा चीज़ देखे हैं, जो इम्पोर्टेंट है वहीं हम आप लोग को बताए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली हम एक वीडियो डालेंगे, कोशिश कीजिएगा कि पढ़ के हाईलाइट करके याद कर लें रफली, और 2 बार 3 बार सुने वीडियो को, याद हो जाएगा। और अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो रोज़ हमारा वीडियो एक या कभी कभी 2 भी आ सकता है, तो उसको देखिएगा। ठीक, हम कोशिश करेंगे 3-4 महीना में पूरा एलुसेंट ख़त्म कर दें। आराम से आप लोग को याद करने में कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, यहाँ पे कुछ जो है ये ज़रूरत नहीं है, चलिए हटाइए, इतना चीज़ आप लोग को हो गया। ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं।